आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तीन दोस्त आशीष, निपुण और अभिजीत राजस्थान घूमने निकले। निपुण की गाड़ी 90 की स्पीड से जा रहे थे। जयपुर के बाद एक छोटे से कस्बे में थोड़ी पुरानी सी हवेली दिखाई दी, जिसके बाहर होटल का बोर्ड लगा था। तीनों काफी नशे में थे। सोचा कि आज की रात रजवाड़ों की तरह गुजारेंगे। गाड़ी अंदर लगाकर रिसेप्शन पर पहुंचे तो हाथ में बोतलें खनक रहे थे। पूरे रिसेप्शन पर बदबू सी भर गई। रिसेप्शन पर खड़े उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट दी जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। उसे निपुण ने थोड़े से नशे में और बहुत घमंड में लड़खड़ाती हुई जुबान में रूम का किराया पूछा। उस आदमी ने पलट कर कहा कि ऐसे टूरिस्ट के लिए 3000 में 3 दिन रहने का प्लान है, जिसमें तीनों एक ही कमरे में रह सकते हैं। इतना सस्ता सुनकर आशीष हंसता हुआ नशे में बोला, ये कौन से गरीबों वाला होटल है, बाहर से तो बड़ा महलों वाला था। हट, पता नहीं कैसा बाथरूम होगा, मैं बाहरी बाथरूमों का रहता हूँ। आशीष की बात खत्म हुई थी कि रिसेप्शन वाले आदमी ने उसे जरा सी सख्त आवाज में कहा, हुकुम, यहाँ कुछ भी कीजिएगा, लेकिन ऐसे कामों के लिए बाथरूम में ही जाइएगा, बाहर नहीं। अभिजीत इन तीनों में हमेशा चुपचाप पीछे रहता था। वो आदमी तीनों को एक रूम में छोड़कर चला गया। सामान वगैरह रखने के बाद उन तीनों ने थोड़ी सी और पी और उसके बाद खाना खाकर सोने के बात हुई। निपुण और अभिजीत तो लेटते ही सो गए, लेकिन आशीष घमंडी, बदतमीज और जिद्दी किस्म का था। अपने शहर में किसी गुंडे के पैसों का इन्वेस्टमेंट का काम देखता था तो उसको बाथरूम वाली बात अखड़ गई। चुपचाप टहलते हुए रह कर लड़खड़ाता हुआ होटल के बाहर पहुंचा और घूमता घूमता हवेली के गेट से लगी दीवार के साथ साथ गार्डन की घास पर चलने लगा। कुछ आगे गया तो उधर लाइट नहीं थी। दीवार का एक कोना कुछ ऐसा था कि उसके सामने एक पेड़ था। कोने में अगर कोई हो तो पेड़ से ठुक जाएगा। उसी के पीछे खड़े होकर आशीष ने वही करना शुरू किया जो मना किया गया था और हल्के हल्के हंसते हुए बोलने लगा, हमको मना करेंगे, अभी हमारे शहर में होते तो खाल खींचकर जूते बना डालते हम। आशीष ने अपनी बात पूरी की तो उसको जवाब मिला एक बहुत जोरदार चीखने की आवाज से। चीख इतनी तेज थी कि आशीष का दिल कुछ पल के लिए धड़कना भूल गया। वो पीछे देखते देखते ही वहां से भागा। उसके चेहरे पर लिखा था कि वो कितनी बुरी तरह से डरा हुआ था। निपुण की नींद दरवाजे पर जोर से खटखटाने और बाहर से आती आशीष की चीखों से खुली। निपुण ने जैसे ही दरवाजा खोला तो आशीष अंदर घुसते के साथ ही रोने लगा और बोला, भाई दरवाजा बंद कर दे भाई, वरना हम सब मरेंगे। आशीष जैसे गुंडे को ऐसे डरा हुआ देखकर निपुण उसे 2 थप्पड़ मारा और होश में आकर आशीष ने निपुण को पूरी बात बताई। निपुण हंस पड़ा और हंसते हंसते ही उसने कहा, क्या बोल रहा है तू, यहाँ बाथरूम करने से भूत पकड़ता है? अब जब हजम नहीं होती तो इतना मत पिया कर। चल मैं भी चलता हूँ और वहीं पर टंकी खाली करूँगा, देखता हूँ कौन भूत क्या उखाड़ता है हमारा, चल। आशीष के लाख मना करने पर भी निपुण जबरदस्ती उसे खींचता हुआ लेकर जाने लगा। आगे आगे निपुण चल रहा था और पीछे पीछे आशीष। निपुण दरवाजे के पास ही था कि तभी आशीष बाहर से भागता हुआ पीछे देखता हुआ अंदर की ओर निपुण से टकरा कर गिर पड़ा। निपुण पीछे तुरंत पलटा और देखा आशीष पीछे नहीं है। निपुण के सामने पड़े आशीष को उठाया
और कहा, तू मेरे पीछे था, बाहर से कैसे आया? आशीष वैसे ही घबराते हुए बोला, तू पागल हो गया क्या? मैं तो वहां कोने में बाथरूम गया था। आगे की बात निपुण ने पूरी कर दी। और तेरे पीछे से कोई चीखा है ना? आशीष इससे पहले कुछ बोले निपुण ने उससे चलने को कहा। चल भाई जल्दी ऊपर चल, अभिजीत कमरे में अकेला है। दोनों वहां से पूरी जान लगाकर ऊपर भागे तो गैलरी के आखिर में उन्होंने कमरे का दरवाजा धीरे से एक आवाज करते हुए बंद होते हुए दिखाई दिया। उनके पहुंचते पहुंचते ही दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। निपुण और आशीष दरवाजे को जोर जोर से खटखटाए जा रहे थे और अभिजीत को अंदर से दरवाज़ा खोलने के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। निपुण ने नीचे रिसेप्शन पर जाकर दूसरी चाबी लाने की बात आशीष से कही और तुरंत नीचे की ओर भागा। निपुण की गैर मौजूदगी में आशीष दरवाजे पर हाथ पैर मारता ही गया और तभी दरवाज़ा अपने आप खुला और आशीष ने अंदर देखा। निपुण और अभिजीत आराम से सो रहे थे तो तुरंत वापस गैलरी के आखिर में भागा तो देखा रिसेप्शन पर कोई नहीं है। वापस कमरे के दरवाजे पर आया तो अंदर जाने से डर के मारे हालत खराब हो गई। बाहर से आती रोशनी की वजह से अंदर से निपुण चीख कर बोला, अबे तू पिया मत कर यार, अब या तो अंदर आ जा या फिर बाहर चला जा, इतनी लाइट में मैं नहीं सो सकता। आशीष ने चुपचाप दरवाजे को बंद किया और आकर बिस्तर पर लेट गया। कमरे में इतना सन्नाटा था जैसे वहां कोई और था ही नहीं। बार बार रह रहकर अपने मोबाइल के डिस्प्ले को ऑन करके इधर उधर देख रहा था कि दोनों है या नहीं, और हर बार लाइट जलाने पर करवट बदली हुई होती थी। दोनों की लेटे लेटे आशीष को नींद आ गई और सोते ही उसने अपने पलंग पर महसूस किया कि दोनों तरफ एक एक करके कोई बैठा है। इतने से पलंग पर तीनों तो सो नहीं सकते थे। आशीष थोड़ा सा करवट बदलने को इधर उधर हिला डुला, एक बार अभिजीत तो एक बार निपुण से टकराया और फिर चिढ़ उठा, अबे यार तुम लोग चैन से सोने तो दो। लेकिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया क्योंकि पूरे कमरे में आशीष बिल्कुल अकेला था। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरी जिंदगी में वैसे तो काफी सारे दौर आए और उनमें से एक दौर ऐसा भी था जब मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक चढ़ा था। इसे शौक कहें या नशा समझ नहीं आ रहा, मगर उन दिनों बैडमिंटन खेलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं अच्छा खासा खेल भी लेता था, जिस कारण मुझे जगह जगह पर टूर्नामेंट खेलने बुलाया जाता था और मैं इसी तरह से काफ़ी जगहों पर जा चुका हूँ। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी यही आदत मुझे एक दिन मौत के इतने करीब ले आएगी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। ऐसी वैसी ठंड नहीं, बल्कि दिसंबर के आखिरी हफ्ता वाली ठंड, कड़ाकेदार और जमा देने वाली। इसी बीच मुझे एक नाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया था। वो जगह जहां मुझे जाना था वो मेरे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था, जिस वजह से मैं वहाँ पापा की बाइक लेकर जाने के लिए शाम तक निकल पड़ा। ठंड का मौसम होने के कारण तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। कुछ देर बाइक भगाने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद मैच शुरू हुआ। मैच खत्म होने के बाद मैंने जब अपना फ़ोन पकड़ा तो समय हो रहा था रात के 11:15 बजे का। रात काफ़ी हो चुकी थी। घर से 4-5 मिस कॉल भी आ रखे थे। मैंने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया और बता दिया कि अब जाकर मैच ख़त्म हुआ और अब मैं घर आने के लिए निकल रहा हूँ।
जिसके बाद मैं बाइक लेकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। जैसा कि रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण रास्ते पर दूर दूर तक और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। रास्ता भी पूरी तरह से सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ था। बाइक की हेडलाइट के अलावा और किसी तरह की कोई रोशनी रास्ते पर नहीं थी। ऊपर से रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, जिस कारण जंगली जानवरों की तरह तरह की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी, जिनसे मुझे डर भी लग रहा था। मगर ऐसे ही चलते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रात हर पल गहराती जा रही थी और साथ ही साथ हर बीतते पल के साथ ठंड भी जोर पकड़ रही थी। कोहरे का तो ये हाल था कि बीच बीच में रास्ता भी सही से नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे बाइक धीरे ही चलाना पड़ रहा था। अब तक तो सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था, मगर मुझे कहाँ पता था कि अभी तो बुरा होना बाकी है। अभी मैं तेजी से बाइक भगा ही रहा था कि तभी अचानक से बाइक का बैलेंस बिगड़ने लगा। बाइक जैसे तैसे गिरते गिरते बची और जिसका डर था वही हुआ। उस सुनसान रास्ते पर बाइक बंद पड़ चुकी थी और काफ़ी कोशिश करने पर भी चालू नहीं हो रही थी। मैं थोड़ा घबरा सा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूं क्या। मैं तो बाइक के बारे में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूं। मैंने 2-4 बार किक मारकर भी बाइक चालू करने की कोशिश की, मगर नहीं हुआ। मैंने सोचा फ़ोन करके घर पर बता देता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। ये सोचकर मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला, मगर बदकिस्मती से फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था और अब ज़्यादा चार्ज भी नहीं बचा था। मैंने वहाँ से थोड़ा हिल डुल कर फ़ोन में नेटवर्क लाने की कोशिश की, मगर नेटवर्क वहाँ कहीं पर भी नहीं था। रात अब तक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। समय हो रहा था रात के 12:15 बजे का। मेरे सर में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना ज़रूर जानता था कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही होगा, मगर क्या? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक पीली रोशनी नजर आई, जो कि रास्ते के एक किनारे से आकर रोड के बीचों बीच पड़ रही थी। मैंने सोचा एक बार जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई मदद मिल जाए। मगर एक और बात ये भी गौर करने लायक थी कि थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ कोई रोशनी नहीं आ रही थी, फिर अचानक से कहाँ से आ गई मुझे सूझ नहीं रहा था, मगर जाकर देखना तो पड़ेगा। लिहाजा मैं बाइक को वहीं छोड़कर उस रोशनी की तरफ जाने लगा। जिज्ञासा भरे दिमाग और धीरे धीरे कदमों से चलकर मैं जब उस रोशनी के पास पहुंचा तो पाया कि वो रोशनी रास्ते के किनारे एक दुकान से आ रही है। एक टेलर यानी दर्जी की दुकान में जल रही मोमबत्ती की रोशनी रोड पर पड़ रही थी। वो दर्जी एक सफ़ेद कपड़ा सिल रहा था। हालांकि मैं ज़्यादा जानता नहीं था, मगर वो सफ़ेद कपड़ा देखने में बिल्कुल कफन जैसा लग रहा था। वो दर्जी चुपचाप अपनी ही धुन में कफन सिले जा रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पता नहीं क्यों मुझे वो शख्स देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। सिर के ज़्यादातर बाल पक चुके थे और जो बचे कुचे थे वो भी सफ़ेद हो चुके थे। आदमी थोड़ा उम्र दराज लग रहा था। मुझे समझ न आए कि मैं इससे क्या बोलूं। भला ये मेरी मदद कर भी पाएगा या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, जी सुनिए 1 मिनट। आवाज़ सुनते ही उस आदमी ने नज़र उठाकर मेरी ओर देखा। उसके चश्मे के भीतर से मोमबत्ती की धुंधली सी रोशनी में मुझे उसकी तेज तर्रार आंखें नजर आईं। आंखें ऐसी जैसे कुछ बोलना चाह रही हो, शायद मैं ही पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी मुस्कान होठों पर अब भी बरकरार थी।
तभी उस आदमी ने दबी धीमी सी आवाज में कहा, बाइक चालू हो जाएगी, थोड़ा रुक जाओ। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गया कि आखिर इसे पता कैसे चल गया कि मेरी बाइक खराब हो गई। मेरी बाइक तो यहाँ से काफी दूर में बंद हुई थी। तभी मैंने उस आदमी से चौंकते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि बाइक खराब हो गई है? मेरी बात सुन उस आदमी ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसके होठों की मुस्कुराहट थोड़ी चौड़ी हो गई। उस आदमी के ये बात कि बाइक थोड़ी देर में चालू हो जाएगी मुझे काफी अजीब लगी। मैं चलते हुए वापस अपनी बाइक के पास गया और बाइक चालू करने की कोशिश की तो 2-4 बार कोशिश करते ही बाइक चालू हो गई। मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। मैंने सामने दर्जी की दुकान की तरफ देखा तो अब मोमबत्ती की कोई रोशनी जमीन तक नहीं आ रही थी। मैं दौड़कर उस दुकान की तरफ गया तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब वहां ना तो कोई दुकान थी और ना ही कोई दर्जी। अगर कुछ था तो बस वो कफन जिसे वो दर्जी सिल रहा था। मेरी अब तक सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं इतना तो जान ही गया था कि यहाँ रुकना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। लिहाजा मैं भागता हुआ वापस अपनी बाइक के पास आया तो बाइक का नज़ारा देखकर मैं अधमरा सा हो गया। दरअसल बाइक के ऊपर वही कफन पड़ा हुआ था। मैंने डरते डरते उस कफन को बाइक के ऊपर से हटाकर फेंका और बाइक लेकर सीधे घर के लिए चल पड़ा। उस रात तो जैसे तैसे मैं घर पहुंचा, मगर बाद में मुझे पता चला कि दरअसल उस रास्ते पर एक दर्जी की दुकान बहुत पहले हुआ करती थी। और हुआ कुछ यूं था कि एक बार उस दर्जी ने एक आदमी का सूट ज़रा खराब सिल दिया था और गलती से सूट का कपड़ा थोड़ा जल भी गया था। वो आदमी थोड़ा पागल किस्म का था। उसने उसी सफ़ेद कपड़े से गला दबाकर उस दर्जी को मार डाला। कहते हैं कि तब से रास्ते पर ये सब होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।